बुक का मेरे पास, तो जो नाउन फ्रेज है वो मैंने लिख दिया है। लेकिन एक बात इससे पहले जो है आपको याद करवाना जरूरी है। आप में से अक्सर को तो ये पता होगा, लेकिन कुछ जो है वो जो कुछ है उनको बाद का ये बात भूल जाती है और वो फिर बार बार उनको याद करवानी पड़ती है। तो मेन चीज है कि फ्रेज हम पढ़ रहे हैं, नाउन हमने पहले पढ़ लिया है, फ्रेज क्या होती है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेज, तो फ्रेज को समझने के लिए जरूरी है कि हमें फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाने के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो लिखे हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की हेडिंग के साथ। तो आइए इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेज क्या होती है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप में से कुछ लोगों का सादा सा ही आंसर होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को लेकर चलें तो क्लॉज में भी तो यही डेफिनेशन है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो इट मींस हमें एक चीज तो ये पता चली कि ये फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, सेंटेंस तो आपको पहले से पता है, ये तीनों जो है ये सिंगल वर्ड नहीं होते, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, यानी कम से कम दो अल्फाज हो सकते हैं, सिंगल वर्ड नहीं होते। अब दूसरी बात है, फिर इसमें क्या डिफरेंस है तीनों में? अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो यहां से हम आगे डिफरेंस करते हैं कि फ्रेज जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ वर्ब, ये वर्ब के बगैर होता है। तो ये बात आपको नहीं समझ आनी चाहिए कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता, विदाउट वर्ब यानी वर्ब नहीं। जी जी। जबकि क्लॉज और सेंटेंस जो है इसमें वर्ब आना लाजमी है, अगर वर्ब भी आएंगे तो वो फ्रेज बन जाएगा। अब वर्ब आएगा तो ये दोनों फिर सेम हो गए। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप चलता है, हमने फ्रेज को तो डिफाइन कर लिया दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ वर्ब। इसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल हो सकते हैं, वर्ब नहीं होता। वर्ब होगा यानी एज अपने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर ये फ्रेज नहीं रह जाती, फिर ये इन दोनों में से कोई बन जाती है। अब इन दोनों का डिफरेंस फिर इसका मतलब है कि हमें डिफाइन करना है। ये तो अलग हो गया कि वर्ब है ही नहीं, अब इनमें विद वर्ब और विद वर्ब होता है। तो अब क्या करेंगे कि क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे कि क्लॉज इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होता है। इट मींस कि जो क्लॉज है ये किसी सेंटेंस का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन अपने तौर पे अकेला सेंटेंस नहीं होता। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस का क्या मतलब है? इट इज अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस तो नहीं है लेकिन एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटे सेंटेंस की पूरी जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करके आता है। यानी ये एक छोटा सेंटेंस होता है जो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है, या ये एक सेंटेंस होता है जिसके साथ कोई और सेंटेंस मिलकर आता है। तो ये दो सेंटेंसेस जब आ जाएं इकट्ठे मिलकर किसी कंजंक्शन के साथ या किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ, हम दो सेंटेंसेस को इकट्ठा मिलाकर लिख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये दो क्लॉजेस हैं। और फिर जब हम दो सेंटेंसेस जो हमने मिला के लिखे होते हैं यानी एक लार्जर सेंटेंस बना होता है उसको हम सेंटेंस कहना शुरू कर देते हैं। तो इस डिफरेंस को समझना इस तरह आसान बन जाता है कि सेंटेंस जो है इसकी डेफिनेशन में बात लोग फिर टेक्निकल तौर पर चले जाते हैं, वो इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें जो है वो भी शामिल करते हैं। वो कहते हैं a complete sentence is that which starts from a capital letter,
ठीक है, and ends on full stop. So they say कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा वो किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ऑब्वियसली सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और उस वक्त तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके आखिर में फुल स्टॉप नहीं आ जाता। जबकि क्लॉज के लिए ये चीज लाजमी नहीं है। क्लॉज बगैर किसी कैपिटल लेटर के शुरू हो सकते हैं। जब किसी और सेंटेंस का हिस्सा होगा, अगर शुरू में नहीं है, दूसरा हिस्सा है उसका, या क्लॉजेस जो होती हैं वो एक ही सेंटेंस में एक दो तीन, यानी एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 जितनी मर्जी आ जाए। तो जब एक क्लॉज जो है वो सेंटेंस के अगर शुरू नहीं कर रहा उसको, तो फिर वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। और दूसरी बात कि क्लॉज के लिए जरूरी नहीं है कि वो फुल स्टॉप पे एंड हो। इट मींस कि अगर क्लॉज शुरू से शुरू होता है, किसी सेंटेंस का पहला हिस्सा है, यानी पहला सेंटेंस, उसके बड़े सेंटेंसेस के अंदर अगर 2 या 3 सेंटेंसेस है, क्लॉज अगर उसका पहला हिस्सा है तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, लेकिन एंड कैपिटल लेटर से नहीं होगा, और सॉरी फुल स्टॉप से नहीं होगा। और अगर दूसरा हिस्सा है या लास्ट पार्ट है, लास्ट सेंटेंस है किसी बड़े सेंटेंस का, तो हो सकता है कि वो एंड हो जाए फुल स्टॉप पे, लेकिन फिर वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। यानी ये जो दोनों खसूसियात हैं ये इकट्ठी किसी क्लॉज में नहीं आ सकती। मसलन मैं कहता हूं द बॉय who tell a joke is very naughty. अब ये देखें, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। मैं ये कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस आपने पढ़ लिया होगा, अब इसी चीज को तो हम समझ रहे हैं, तो ये मैंने अरेंज कर लिया ताकि आपको ये सेंटेंस अलग से नजर आए। द बॉय हु tells a joke, who tells a joke या who told a joke is very naughty। यहां तक मैंने कर दिया। अब इस सेंटेंस को देखें, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसको अगर हम अलग अलग दोनों क्लॉजेस को थोड़ा सा लिखें, ये मैंने दरमियान में लिख दिया है। The boy is very naughty who tells jokes। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब देखें ये जो हुआ है, यहां से सेंटेंस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। इसमें से ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, एंड हुआ फुल स्टॉप पे, यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर इसका पहला हिस्सा देखें वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, एंड नहीं हो रहा फुल स्टॉप पे। दूसरे हिस्से को देख लें, वो कैपिटल लेटर से तो शुरू नहीं हो रहा लेकिन एंड हो रहा है फुल स्टॉप पे। इट मींस के ये क्लॉज के तहत आता है। अगर इस पूरे को हम देखें तो दैट इज अ सेंटेंस। अब इसमें आप कहेंगे कि ये कैसे क्लॉजेस है 2 अलग अलग, तो ऑब्वियसली इसको हम पहचानते हैं इनके वर्ब्स के जरिए। इधर एक अलग वर्ब है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, इधर एक अलग वर्ब है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेंटेंस मिलकर आ रहे हैं और एक लार्जर सेंटेंस के पार्ट्स हैं, सो दीज आर 2 क्लॉजेस, नंबर 1 क्लॉज, नंबर 2 क्लॉज। ठीक है, ये तो क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस हो गया, जो हमने बाद में भी करना था मुख्तलिफ और चैप्टर्स में भी। 2 से 3 दफा इस बुक में हम इसको रिवाइज करते हैं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस में। आज मैंने ये भी बता दिया, लेकिन मेन मकसद हमारा था फ्रेज,
तो फ्रेज को क्लॉज और सेंटेंस से किस तरह डिफर किया जाए? ऑब्वियसली सेंटेंस से तो डिफर आप कर ही सकते हैं, लेकिन क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस था ये आपको जरा ज़हन में दोहराना लाजमी था, तो मैंने वो आपके साथ आज रिवाइज किया है। और ऑब्वियसली इंशाल्लाह अभी हम बाकी इसका नाउन फ्रेज का हिस्सा करेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, आपको सिर्फ याद करवाने के लिए था। चलिए जी, आज वाला जो लेसन है उसका जो मेन है हिस्सा यानी फ्रेज और नाउन, इन दोनों को अब मिला के बनाए तो क्या बनता है। चलिए, फ्रेज जैसा कि आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो 10 क्लास को तो होगा, क्योंकि इनको पहले भी ये अल्फाज जो हैं ये सुने होंगे इन्होंने कि फ्रेजेस, नाउन फ्रेज और इसकी और कौन सी फ्रेजेस की टाइप होती हैं। तो नाउन फ्रेज के अलावा कुछ और भी फ्रेजेस होती हैं, जैसे वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो ये डिफरेंट जो है जगह पर आती हैं, अपनी क्वालिटीज जो हैं उसके मुताबिक अपने जो प्लेसमेंट है किसी सेंटेंस के अंदर यानी उसकी जो जगह है बनती उसके लिहाज से, या अपनी किसी फंक्शन या क्वालिटी के लिहाज से शो कर रही होती है कि कौन सी फ्रेज नाउन है, कौन सी फ्रेज वर्ब के तौर पर यूज हो रही है, कहां पर ये एडजेक्टिव और कहां पर एडवर्ब बन जाती है। ठीक है, तो नॉन फ्रेज जो है इसको हम करते हैं। मेरे पास, मैं आपको समझाने के लिए सिंपल इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्मेशन लिखता हूँ। फॉर्मेशन क्या होती है इंग्लिश सेंटेंस की? जैसा कि आपको पहले से पता है, सब्जेक्ट शुरू में आता है, कल भी हमने ये पार्ट किया था, और सॉरी एक्सप्लेन थोड़ा सा मैंने किया था, और रिटर्न तो नहीं किया था, लेकिन आज हम रिटर्न कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये इनके इस किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो हिस्सा है वर्ब वाला, इसको हम अलग कर लेते हैं, इस पे तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये हिस्सा है टेंस वाला, टेंसेस। बाकी रह जाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, खासतौर पे ऑब्जेक्ट में जो एडवर्ब्स हैं, इंटरजेक्शंस हैं, कंजंक्शंस हैं और आर्टिकल वगैरह बहुत कुछ आ सकते हैं। सब्जेक्ट में भी इनमें से कुछ चीजें आती हैं, लेकिन मेन पार्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अमूमन सॉलिड फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है या यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, नाउन जो है वो अपने साथ कुछ फंक्शनल वर्ड्स को मिला के एक ग्रुप ऑफ वर्ड बना लेता है। मसलन नाउन अपने साथ कोई एक आर्टिकल लगा लेता है, एक एडजेक्टिव इसके साथ आ जाता है, मसलन अ रेड कार। अब कार तो नाउन है, लेकिन रेड एडजेक्टिव और ए आर्टिकल है, तो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। अ रेड कार, द नॉटी चिल्ड्रन। अब ये दोनों जो मैंने लाइनें लिखी हैं, ये देखें कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ना इसमें और ना इसमें, दोनों में वर्ब यूज नहीं हुआ। इट मींस कि ये फ्रेज बन गई। लेकिन अब कहां पर आए हैं? सब्जेक्ट में, नाउन के साथ मिलकर आए हैं। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो एज ए नाउन फ्रेज यूज करेंगे। इधर इसी तरह हम कर लेते हैं, मसलन कोई सा नाउन ले लेते हैं, हम लेते हैं मॉर्निंग या स्कूल। तो मैंने ये दो वर्ड ले लिए, इन द मॉर्निंग, ये आप अक्सर फ्रेज इस्तेमाल करते रहते हैं इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट में। अब ये मैंने लिख दी, मैंने
स्कूल के साथ कुछ वर्ड्स का इजाफा किया, लैंग्वेज लर्निंग स्कूल। अब ये इन द मॉर्निंग जब इन और द के साथ मिलकर आया तो ऑब्वियसली दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक इसमें से ये जो है प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है। अब ये जब दोनों मिलकर इसके साथ आते हैं तो इसका मीनिंग हमें पूरा समझ आता है। He went to school morning, अब इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, लेकिन he went to school in the morning तो इसका मीनिंग वहां से हो जाता है। यानी मॉर्निंग को अपने इस नाउन को अपने मीनिंग शो करने के लिए इन द भी साथ लगाना पड़ता है। अब द नॉटी चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, ठीक है, द नॉटी चिल्ड्रन, मैं इस सेंटेंस को ही कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, द नॉटी चिल्ड्रन वेंट टू लैंग्वेज लर्निंग स्कूल। अब मैंने इस नाउन को, स्कूल को, दो और लफ्जों के साथ, दो अल्फाज के साथ मिलाकर इसका मीनिंग वाज़े कर दिया है। अगरचे कि इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये इसकी क्वालिटी है। तो ये एक एडजेक्टिव है और ये दूसरा एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को देखें तो आपको समझ आएगी कि ये दोनों चीजें, लाइनें, ये दोनों लाइनें, ये नाउन है लेकिन उनके साथ कुछ अल्फाज इजाफा होकर आ रहे हैं, यानी उनमें कुछ हमने इजाफा किया, और इजाफा होने की वजह से ये सिर्फ सिंपल नाउन नहीं रहे बल्कि नाउन फ्रेज बन गए। तो जब नाउन फ्रेज बन जाते हैं तो हमें ये पता चला कि नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट में आती है या ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में आती है। यानी ये सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, क्योंकि जैसा नाउन और नाउन सब्जेक्ट का हिस्सा होता है, सब्जेक्ट बनता है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो दोनों खसूसियात जो है इसकी फ्रेज के साथ ही ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह चलती हैं। अब हम बुक की तरफ आते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन के बाद कि बुक ने क्या लिखा है। कहते हैं a noun phrase is a group of words that does not work of a noun, sorry that does the work of a noun, जो नाउन का काम करता है। यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, और नाउन फ्रेज भी नाउन का ही काम करता है। यानी अगर हम रेड कार कर दें तो तब भी वो कार ही रहेगी, और अगर सिंपल कार कह दें तब भी वो कार ही है। अगर चिल्ड्रन जो है इसको हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करें, द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल या लैंग्वेज लर्निंग स्कूल, तब भी वो चिल्ड्रन ही रहेंगे। द और नॉटी के साथ हमने इस्तेमाल किया तो तब भी वो नाउन ही है। लेकिन फर्क क्या पड़ा कि इन अल्फाज के ऐड होने से वो फ्रेज में तब्दील हो गए, यानी एक बड़ा जो नाउन है, कंपाउंड टाइप का नाउन, वो बन गया। कहते हैं एग्जांपल है एज ए यंग ट्रेडर। ये यूनिट नंबर 1 का एक सेंटेंस लिया गया है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। एज ए यंग ट्रेडर he earned the good reputation of being an honest, fair and just business। अब यहाँ पर देखें एज ए यंग ट्रेडर, एज ए यंग ट्रेडर ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में आया है। इसके बाद he earned the good reputation। अब ये जो नाउन फ्रेज है a young trader, आगे कॉमा है, फिर इसमें he भी ऐड हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो he है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन को मजीद वाज़े कर रहा है ये वाला हिस्सा, जो कि एक नाउन फ्रेज है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी आ जाता है कि उसके साथ उसका प्रोनाउन या एक्सप्लेन्ड वर्ड भी आ जाता है, लेकिन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज जो है, वो अकेला भी आ जाए तब भी वो अपना पूरा मीनिंग देता है। तो एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, he earned the good reputation, आपने अच्छी शोहरत कमाई, और being an honest, fair and just businessman। अभी he earned जो है
earned a good reputation. Of being, ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने वर्ब में लिखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये नाउन फ्रेज के साथ ताल्लुक नहीं रखता, ये वर्ब वाला पार्ट है। He earned the good reputation of being। अब ये वर्ब का हिस्सा तो नहीं, वर्ब तो सिर्फ ये है, ये द गुड रेपुटेशन ये वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट का है। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, द गुड रेपुटेशन of being an honest, fair and just businessman। अब ये जो सेंटेंस में कुछ हिस्से अंडरलाइन किए गए, मसलन ये वाला पार्ट, और कुछ हिस्से जो हैं उनको बोल्ड लेटर्स में लिखा है। ये वाला हिस्सा अंडरलाइन है और इसमें से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है इसको बोल्ड भी लिखा गया है। इसकी क्या वजह है? तो जो अंडरलाइन हिस्सा है ये तो आपको अब इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के साथ ये वाज़ेह नजर आ गया कि ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला जो हिस्सा है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये दोनों तरफ ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ये तो क्या है, नाउन फ्रेज। लेकिन जो बोल्ड लेटर वाला हिस्सा है ये एक्चुअली नाउन है, ये वाला नाउन है और बिजनेसमैन एक नाउन है। ये वाले जो दोनों हैं इनके साथ बाकी अल्फाज जायद आए हैं, यानी आ यंग एंड ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट, ये दोनों जायद आए हैं और ये जायद आने की वजह से ही इस नाउन को इन अल्फाज ने नाउन फ्रेज में तब्दील कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपके जहन में अब आ जाना चाहिए, अच्छी तरह आपको जहन नशीन हो जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन फ्रेज अकेला वर्ड नहीं होता, नाउन इसका मेन पार्ट होता है, बाकी इसके साथ कोई और अल्फाज जैसे आर्टिकल और एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आर्टिकल एडजेक्टिव आया है, इसके अलावा बाद का नाउन फ्रेज जो है इसमें सिवाय वर्ब के और अल्फाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो मर्जी आ सकते हैं सिवाय वर्ब के। अब ये जैसे देखें उन्होंने इस हिस्से को अंडरलाइन नहीं किया, द गुड रेप्यूटेशन। अब रेप्यूटेशन एक नाउन है, गुड उसका एडजेक्टिव है, मैं इसको सर्कल कर दिया बजाय इसके मैंने इसको अंडरलाइन किया। तो द गुड रेप्यूटेशन ये भी वही फॉर्मेशन है जैसे यहां पर और यहां पर आई है, तीसरा नाउन फ्रेज है। He earned the good reputation, ये वाला हिस्सा इतना जो है अगर हम इसको देखें तो ये भी एक नाउन फ्रेज है क्योंकि नाउन उसके साथ एडजेक्टिव और आर्टिकल, ये क्वेश्चन ये उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। लेकिन उन्होंने आखिर वाले हिस्से को सिर्फ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट किया है या अंडरलाइन किया है ताकि आपको साइडों से समझ आ जाए कि इसको इस तरह की फॉर्मेशन को नाउन फ्रेज कहते हैं। तो वैसे इसमें 3 नाउन फ्रेज हैं, ठीक है। और इस तरीके कार से अगर हम देखें तो नाउन फ्रेज जो है या तो ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है या सब्जेक्ट का हिस्सा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें से वो कहते हैं अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस वाले हिस्से को जो है वो हम करते हैं कहते हैं जी नाउन फ्रेजेस जो है उनको आपने अंडरलाइन करना है। मैं सेंटेंस बोलता हूँ और उसमें से जो नाउन फ्रेज होगा
उसको अंडरलाइन करके यहाँ पे सिर्फ नाउन फ्रेज को लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नाउन फ्रेज था। सो नंबर 1 है दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। अब एन ओल्ड फैशन्ड हैट, हेड को मैंने सर्कल किया जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा, जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में किया था सर्कल, जिसको हमने किया था बुक वाले ने तो बोल्ड लेटर में लिखा था, मैंने उसको सर्कल कर दिया था, तो सर्कल नाउन है। बाकी वाला हिस्सा जो है ये उसको जो अल्फाज मिलकर नाउन फ्रेज में तब्दील कर, तो मैंने नाउन को सिर्फ किया है और बाकी मैंने लिख दिया कि ये नाउन फ्रेज है। नंबर 2 है वी डिस्कवर्ड Fahad's plans। अब जो है फहद और प्लान्स ये दोनों आगे मिलके, अब आप तो ये कह सकते हैं कि सर ये तो नाउन है, ये भी नाउन है। अब आप देखें तो बात आपको थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हमने जो इसको लिखा है और मैंने सर्कल कर दिया प्लान्स को, तो इस वजह से प्लान को मैंने या प्लान्स को मैंने सर्कल किया है कि ये बताने के लिए कि मेन वर्ब इसमें ये है, मेन नाउन इसमें ये है। और फहद जो है ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ आ रहा है और इसकी वजह से ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है। ठीक है, फहद जो है अपोस्ट्रोफी के साथ जब नाउन लिया है तो ये इसकी तरफ रेफर हो रहा है और इस रेफरेंस की वजह से ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और असल जो है ये वाला जो नाउन है इसको यहाँ पे किया गया है। अगर हम इस सेंटेंस में दोनों को अगर हटा के देखें, सिंगुलर इस नाउन को और सिंगुलर ही इस नाउन को यूज करें, मतलब कि सिंगल सिंगल दो अलग अलग यूज करें, तो फिर देखते हैं कि असल नाउन कौन सा बनता है। देखें, वी डिस्कवर्ड प्लान्स, सेंटेंस कंप्लीट है। वी सब्जेक्ट, डिस्कवर्ड इसका वर्ब और प्लान्स ऑब्जेक्ट नाउन के तौर पे आ गया। वी डिस्कवर्ड फहद्स, अब यहां पे मसला पड़ जाता है क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस हमें ये समझने में मदद बिल्कुल नहीं देता कि ये क्या चीज है जब तक उसके साथ उसका नेक्स्ट नाउन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसका मतलब है फहद यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे आया। नंबर 3 है, कहते हैं a rolling stone gathers no moss, तो a rolling stone, रोलिंग स्टोन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आकर नाउन फ्रेज का किरदार अदा कर रहा है, जबकि ऊपर वाले दो सेंटेंसेस जो ऊपर वाले दो जो फ्रेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट में आके नाउन फ्रेज का किरदार अदा कर रहे हैं। नंबर 4 सेंटेंस है द रीसेंट फ्लड, तो द रीसेंट फ्लड caused heavy damage, अब द रीसेंट फ्लड सब्जेक्ट वाला पार्ट है, नाउन फ्रेज, हैवी डैमेज, डैमेज इसमें नाउन है और हैवी उसके साथ एडजेक्टिव आया, ये दोनों हिस्से जो है ये मिलकर ये सब्जेक्ट में और ये ऑब्जेक्ट में नाउन फ्रेज का किरदार अदा कर रहा है। नंबर 5 सेंटेंस है एन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, तो इस सेंटेंस में ओरल प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन नाउन है उसके साथ ये दोनों आर्टिकल और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होकर इसको नाउन फ्रेज बना रहे हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज का ये वाला पार्ट इस्तेमाल ये खत्म हो गया। अब है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, ये आपने 9th क्लास में बड़ी अच्छी तरह से किए हुए। फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस of the verb in brackets,
करना हमने ये है इस एक्सरसाइज में कि हमने ये देखना है कि ये पहले सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में किसमें कहां पर जो एक्सरसाइज का हिस्सा है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है वर्ब और कहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है जी, फर्स्ट सेंटेंस को करते हैं। आपको इसके इस्तेमाल से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे यही आना था, दूसरी जगह पे यही एक्सरसाइज आनी थी। एक्सरसाइज डी है, कहते हैं व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वेर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। तो कॉल्ड इस जगह पर आ गया। नंबर 2 है I was sitting in the cafe, was sitting in the cafe when you called me। नंबर 3 है when you arrived at the bus stand। अब ये आ सकता है, देखें आप इसको डिफर कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं लग रहा। when you were arriving, ये भी इसका इस आपका ऑप्शन है, और when you arrived at the bus stand। आप दोनों को देख के आपको पता चल जाएगा कि when you were arriving ये यहाँ पर नहीं हो सकता। अराइव भी सिंपल होगा क्योंकि जो सेंटेंस है उसकी जो कैफियत है वो ये बता रही है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगना चाहिए जब वहां पर आप मौजूद थे। which was there, sorry who was there, who was there। शमसा was watching a film, was watching a film when she heard। अगर यहाँ पे आप लगा के देखें when she was hearing the noise, तो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो मीनिंग है वो सही नहीं रहता। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा। तो जहां पे मैंने ये लगाया है इस तरह पहले वाले हिस्से में या पहली फिल इन द ब्लैंक में, यहाँ पर ऐसे ही पास्ट का टेंस यूज होगा, और दूसरे वाले हिस्से में जैसे हमने यूज किया वैसे ही होगा। आप अगर इसको उल्ट पुट करके देखेंगे तो आपको उसका सेंटेंस का मीनिंग ही वाज़ेह समझ नहीं आएगी। वी वर प्लेइंग टेनिस, when Javed hurt his ankle, hurt की सेकंड और थर्ड फॉर्म hurt ही होती है, HURT hurt। ठीक है, तो ये हमारा आज का यूनिट नंबर 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये पंक्चुएशन की जो है और इसके अलावा ये जो बाकी एक्सरसाइज का हिस्सा है ये जो है वो क्या कहते हैं बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे भी ये आपके जुबानी पढ़ने के लिए समझने के लिए है। इसमें से ओरल कम्युनिकेशन स्किल है वगैरह वगैरह, राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल तो हम ऐसे में जब करेंगे तो बड़े अच्छे अंदाज में हम इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। बाकी जो इसमें से जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी है, यानी जनरल डिटेल स्पेसिफिक डिटेल में क्या फर्क होता है। तो पंक्चुएशन की जो होता है ये जो है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से है, प्रोनाउंसिएशन की सॉरी है, ये प्रोनाउंसिएशन के हवाले से है। ये बजाय इसके जब आप क्लास होगी इंशाल्लाह कभी जब भी क्लास होगी तो वो उधर हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो इसको इस तरह थोड़ा सा, क्योंकि इसकी काफी लेंथी टाइम है प्रैक्टिस का, तो वो आप घर पे शायद मुश्किल ना तो मुझसे कर सकें, क्योंकि आप वो फीडबैक भी इसका चाहिए होता है, फॉरन फीडबैक चाहिए होता है कि कोई बच्चा कैसे किसी लफ्ज को प्रोनाउंस कर रहा है। तो और बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन तो ये होता नहीं है बोर्ड का, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा, इसको नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे। पर जो आज की एक्सरसाइज थी हमारा यहाँ पर टॉपिक भी एंड हो गया, यूनिट भी एंड हो गया, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। आज का हिस्सा जो है ये लेक्चर का यहाँ पे खत्म है, तो क्वेश्चन है।
मैं देखता हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि जी वो जो हमने पढ़ा था, जैसे ये रोलिंग स्टोन, ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं है? एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए नहीं है कि यहाँ पर एडजेक्टिव जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये एडजेक्टिव का किरदार अदा करता है। हम पहले भी ये डिसाइड कर चुके हैं कि जो नाउन का काम करेगा वो नाउन फ्रेज होगा, जो एडजेक्टिव का काम करेगा या एडजेक्टिव की जगह पर आएगा उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, और जो एडवर्ब की जगह पर आएगा उसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है, तो वो अपने फंक्शन के लिहाज से पहचाना जाता है। जब हम ये वाले फ्रेजेस, ये भी आपके आएंगे, आगे हम करेंगे, जब ये वाले हम करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि ये सी वाला कौन सा हिस्सा, समझ नहीं आई। तो सी वाला तो यही था, द नाउन फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस। आपने सिर्फ इनको अंडरलाइन करना था, ये वाले जो सी पार्ट है पेज नंबर 10 पर। हमने इसको, मैंने सिर्फ ये अंडरलाइन करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे वो बजाय अंडरलाइन करने के मैंने इसको पूरे को लिख दिया है। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, तो मैंने लिख दिया एन ओल्ड फैशन हैट। दिस इज को मैंने छोड़ दिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि सेंटेंस का ये वाला हिस्सा जो है इस सेंटेंस में ये नाउन फ्रेज है, इस वाले में ये है, और बाकी सेंटेंसेस इसी तरह साथ चल रहे हैं। तो ये आपके ज़हन में आपको हो जाना चाहिए कि ये हमने सिर्फ नाउन फ्रेजेस लिखे हैं, बाकी सेंटेंस को छोड़ दिया है। ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको वाज़ेह पता चल जाए कि सिर्फ ये वाला हिस्सा नाउन फ्रेज है। ठीक है जी, बाकी ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। तो आपका क्वेश्चन और नहीं आया तो नेक्स्ट दिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़। सेकंड सेंटेंस में फहद्स प्लान्स, ये वाली नाउन फ्रेज है, और मैंने ये बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि फहद जो है अपॉस्ट्रोफी एस की वजह से एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहा है, यानी ये इसकी तरफ रेफर हो रहा है, तो रेफर होने वाली चीज जो होती है वो एडजेक्टिव भी होती है। इसके अलावा रेफर अगर वर्ब के साथ हो रहा हो तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे नाउन के साथ है तो ये एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहा है। तो फहद यहाँ पे एक्चुअली का नाउन है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी की वजह से ये एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।